साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर की ये वीडियो, जो कि 1 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिटेल में यहाँ पर कराया जाएगा। हर एक प्रश्न की डिटेल में आपको जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही साथ में आपको बता दें, यूपीएसआई और एसएससी जीडी के एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो उनके लिए ऑलरेडी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जहाँ पर हमने करंट अफेयर को भी कवर किया है। जीके जीएस के नाम से वो वीडियो है, उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लीजिएगा। 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में उस एकमात्र वीडियो से ही आ सकते हैं और आपके लिए एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए पिछले 10 दिनों की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन 3000 टी20 रन पूरा करने वाले विश्व के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं? यानी कि 3000 टी20 रन पूरा करने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा या फिर डेविड मलान? आइए देखते हैं। स्पोर्ट्स करंट का ये प्रश्न है। सही आंसर सी, यानी कि रोहित शर्मा तीसरे ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे कर लिए। देखिए कुछ जानकारी। तो 8 नवंबर 2021 को रोहित शर्मा ने 3000 टी20 रन पूरे किए और यह उपलब्धि हासिल करने वाले विश्व के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में नामीबिया के खिलाफ रोहित शर्मा ने ये 3000 रनों का जो आंकड़ा है इसको पार कर लिया है। तो बाकी 2 क्रिकेटर कौन है, पहले स्थान पर कौन है? तो देखते हैं। विराट कोहली जो भारत के कप्तान अभी तक थे टी20 के, वो 3227 रनों के साथ शीर्ष पर हैं। जिसके बाद न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल 3115 रनों के साथ दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर कौन आ गए हैं? तो रोहित शर्मा जो है वो तीसरे स्थान पर आ गए हैं। साथ ही साथ में इस प्रश्न से संबंधित एक प्रश्न आपको और याद रखना है। विराट कोहली ने टी20 कप्तानी से यहाँ पर संन्यास ले लिया है, यानी कि अब वे टी20 कप्तानी नहीं कर रहे हैं, टी20 कप्तानी छोड़ चुके हैं। तो टी20 के नए कप्तान भारत के हैं रोहित शर्मा, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ में कोच रवि शास्त्री ने भी यहाँ पर पदत्याग कर दिया है, उनके स्थान पर राहुल द्रविड़ आ गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है? बहुत महत्वपूर्ण ये योजना है, क्योंकि आपको पता है अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो श्रमिक मित्र योजना किसने शुरू की है? चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर राजस्थान? आंसर देखें। सही आंसर सी, यानी कि दिल्ली ने श्रमिक मित्र नाम से एक योजना की शुरुआत की है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो दिल्ली सरकार ने 8 नवंबर 2021 को श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ निर्माण श्रमिकों तक पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा है। इसके हिस्से के रूप में 800 श्रमिक मित्र निर्माण श्रमिकों तक पहुंचेंगे और उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में सूचित करेंगे। यानी कि 800 जो श्रमिक मित्र हैं उनका यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट किया गया है। वो लोग जाएंगे और श्रमिकों से मतलब कि डायरेक्ट अपना संपर्क करेंगे और उन्हें बताएंगे कि कौन कौन सी योजनाएं दिल्ली सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए शुरू की गई हैं। तो आप ये याद रखिएगा, श्रमिक मित्र योजना दिल्ली सरकार की योजना है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने सौर ऊर्जा के उपयोग पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नई पत्रिका सोलर कंपास लॉन्च की है? स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोलर कंपास जो पत्रिका है किसने यहाँ पर जो है लॉन्च की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या फिर यूरो सोलर? तो किसने यहाँ पर शुरू की है सोलर कंपास? आइए देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने सोलर कंपास नाम से एक नई पत्रिका लॉन्च की है। देखिए कुछ जानकारी। तो भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए ने ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में अनुसंधान, प्रकाशन और सूचना विश्लेषण प्रमुख एस्क्लेवियर से हाथ मिलाया है। इसने सौर ऊर्जा के उपयोग पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई पत्रिका सोलर कंपास को लॉन्च किया है। पत्रिका स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने और नई तकनीकी नीति और आर्थिक विकास को कवर करेगी। दोस्त आप इतना याद रखिएगा कि सोलर गठबंधन ने यहाँ पर शुरू की है सोलर कंपास योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है? यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ या फिर श्रीनगर? तो कौन यहाँ पर रचनात्मक शहरों की नेटवर्क में शामिल हो गया है यूनेस्को के? आइए देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि श्रीनगर जो है वो यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। देखिए कुछ जानकारी।
तो यूनेस्को ने श्रीनगर को रचनात्मक शहरों के अपने नेटवर्क में जोड़ने की घोषणा की है। श्रीनगर को शिल्प और लोक कला के रचनात्मक शहर के रूप में शामिल किया गया है। इससे पहले भारत से श्रीनगर, चेन्नई, वाराणसी संगीत के दोनों यूनेस्को शहर, जयपुर को शिल्प और लोक कला के लिए, मुंबई को फिल्म और हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इतने शहर ऑलरेडी यूनेस्को में शामिल किए जा चुके हैं। यूनेस्को नेटवर्क में अब तक 90 देशों के 300 शहर शामिल किए गए हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में किसको शामिल किया गया है? तो श्रीनगर को शामिल किया गया है। ग्वालियर और ओरछा को यहाँ पर शामिल किया गया यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर सूची में। तो ये जो है मतलब शहरों की सूची में जो है ग्वालियर और ओरछा को भी शामिल किया जा चुका है और जयपुर को भी शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2021 में पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होने वाली है? आपको पता है योगा दिवस 21 जून को होता है और योगा दिवस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और योगा दिवस से ही संबंधित है। यह आपकी पहली बार हो रही है राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप, तो ये जरूर पूछी जाएगी एग्जाम में, क्योंकि जब योगा दिवस स्टार्ट किया गया था तो बहुत से एग्जाम्स ने उसको कवर किया था, तो ये भी आपसे पूछी जा सकती है। कहाँ पर स्टार्ट हुई है? भुवनेश्वर, चेन्नई, लखनऊ, बेंगलुरु। आंसर देखें, इस प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि भुवनेश्वर में शुरुआत की गई है क्या? शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 11 से 13 नवंबर 2021 तक भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि NYSF के द्वारा ओडिशा सरकार के सहयोग से किया जाएगा। पुरुषों और महिलाओं दोनों वर्गों के लिए योगासन खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में भी शामिल किया गया है। तो इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम में योगासन को शामिल किया गया है और ये चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही है? तो भुवनेश्वर में हो रही है, आपको याद रखना है। भुवनेश्वर कहाँ पर है? ओडिशा में है। सभी भारतीय राज्यों के प्राधिकरणों में किस दिन को कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर या फिर 9 नवंबर। आंसर देखें, सही आंसर डी, यानी कि 9 नवंबर को जो है कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, आइए देख लेते हैं। तो हर साल 9 नवंबर को सभी भारतीय राज्यों के प्राधिकरणों में कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कानूनी सेवा दिवस पहली बार 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के कमजोर और गरीब वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। 1987 का कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 11 अक्टूबर 1987 को पारित हुआ। तो ये बाकी जो फैक्ट है इनको आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, बस इतना याद रखना है, कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध और उत्तर भारत के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक नवंबर 2021 में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये पशु मेला बहुत प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं कहाँ पर शुरू किया गया है पशु मेला। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो कहाँ पर ये पशु मेला की शुरुआत की गई है? सही आंसर है ए, यानी कि राजस्थान में इस पशु मेले की शुरुआत की गई है। आइए देखते हैं कितने यहाँ पर जो है पशु इसमें भाग लेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध और उत्तर भारत के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक 8 नवंबर 2021 को राजस्थान के पुष्कर में आयोजित किया गया। तो राजस्थान के पुष्कर का पशु मेला विश्व प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो आपका यहाँ पर लगाया जाता है राजस्थान के पुष्कर में। ठीक है, यह 13 दिनों तक चलने वाला मेला है, लेकिन इस बार यह केवल पशु व्यापार तक ही सीमित है। इससे पहले इसमें और भी मतलब व्यापार किए जाते थे कि सामानों का व्यापार किया जाता था, बाकी जो है मसाले वसाले सब आते थे, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ पशुओं के लिए इनकी शुरुआत की गई है। देखिए 415 पशु, 235 ऊँट इस बार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या? थीम क्या है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की? कोविड के लिए आयुर्वेद, स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, पोषण के लिए आयुर्वेद या फिर जीवन के लिए आयुर्वेद। आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि पोषण के लिए आयुर्वेद। ये इस बार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 की थीम है। देखिए कुछ जानकारी। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हर वर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। यह आयुर्वेद के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने, आयुर्वेदिक जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए धन्वंतरि जयंती पर मनाया जाता है। 2021 की विषय वस्तु है पोषण के लिए आयुर्वेद। बस आपको विषय वस्तु और डेट यहाँ पर याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर सरकार ने नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस जिले में गो टू विलेज 2.0 लॉन्च किया है? बिसपुर, सेनापति, थौबल या फिर चंदेल। आंसर देखिए, कहाँ पर गो टू विलेज 2.0? सही आंसर है सी, यानी कि मणिपुर के थौबल जिले में गो टू विलेज 2.0 की शुरुआत की गई है। तो देखिए ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इस राज्य में शासन को दरवाजे तक पहुँचाने और समावेशी विकास के लिए पहल को पुनर्जीवित किया गया है। यानी कि शासन जो है वो लोगों के घर घर तक पहुँचेगा, लोगों की परेशानियाँ क्या है वो डायरेक्ट शासन तक पहुँचेंगी, इसलिए गो टू विलेज 2.0 की शुरुआत की गई है मणिपुर में। आगे बढ़ते हैं।
मणिपुर में लोकटक झील है, आपको पता है संगाई हिरण मणिपुर में पाए जाते हैं। एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लामजाओ, वो भी आपका मणिपुर के लोकटक झील पर है, ये आपको याद रखना है। नवंबर 2021 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले तीसरे केरल वासी कौन बन गए हैं? तो किसे जो है खेल रत्न पुरस्कार मिला है, और ये तीसरे हैं जो केरल के निवासी हैं जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिला है। PR श्रीजेश, SV सुशील, ललित उपाध्याय या फिर धनराज पिल्लई। आंसर देखें, सही आंसर है इसका, आंसर टिक नहीं हुआ है लेकिन आप याद कर लीजिए, इसका सही आंसर ए यानी कि धनराज, जो ये PR श्रीजेश है वो बिल्कुल इसका सही आंसर है। और प्रिया श्रीजेश जो है वो आपके हॉकी से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर ए हो जाएगा, PR श्रीजेश, और ये केरल के निवासी हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ओलंपियन PR श्रीजेश भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले तीसरे केरल वासी बन गए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार PR श्रीजेश, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, लवलीना बोरगोहन सहित 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। पुरस्कार 13 नवंबर 2021 को दिल्ली में दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य जानकारी। तो BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ या फिर अनिल कुंबले। आंसर देखें, सही आंसर सी यानी कि राहुल द्रविड़ को भारत का नया जो है कोच बनाया गया है। मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। राहुल द्रविड़ को दावाल के नाम से जानते हैं, मिस्टर रिलायबल के नाम से जानते हैं। कई बार परीक्षाओं में इनका उपनाम पूछा जा चुका है कि दावाल के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर राहुल द्रविड़ होना चाहिए। देखिए, तो पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को BCCI के द्वारा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। द्रविड़ राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के मुख्य के रूप में अभी तक कार्यरत थे। उन्हें भारत में 2023 50 ओवर के विश्व कप तक 2 साल की अवधि के लिए चुना गया है। आपको पता है 2023 में यहाँ पर वर्ल्ड कप होने वाला है, 50-50 वर्ल्ड कप, तो उसके लिए तब तक के लिए जो है मुख्य कोच चुना गया है राहुल द्रविड़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य एक विधेयक पेश करने के लिए तैयार है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं बहुत खुश हूं इस प्रश्न को पढ़ने के बाद में। देखिए, मैं पेश करने के लिए तैयार है जो प्रशासन को सांप्रदायिक दंगों, विरोध प्रदर्शनों और रैलियों के दौरान किसी व्यक्ति या समूह द्वारा सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की दोगुनी कीमत वसूलने की अनुमति देगा। आपको पता है ये कहाँ पर होता है? अक्सर ये मध्य प्रदेश में जो भर्तियाँ होती हैं, रैली की भर्ती, उसमें क्या होता है कि इसमें विद्यार्थी लोग जाते हैं, ठीक है, फिर वो वहाँ पर हंगामा करते हैं। मान लीजिए किसी वजह से भर्ती कैंसिल हो गई या कुछ परेशानी हो गई, तो फिर वो हंगामा करते हैं उस शहर में। अब मध्य प्रदेश सरकार ने ये योजना शुरू की है कि जैसे ही CCTV में उस लड़के का फोटो आ जाएगा कि ये यहाँ पर उधम कर रहा था, तो उसी पर जो है दोगुनी कीमत वसूली जाएगी। अगर आपने किसी की दुकान से एक समोसा उठाकर खाया है तो 2 समोसे की प्राइस जो है आपसे वसूली जाएगी। आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब जो है जानकारी यहाँ पर, अब तो आपको पता है आधार कार्ड है, आधार कार्ड की मदद से सारी जानकारी पता चल जाती है सरकार को। ठीक है, तो किसने शुरू किया है? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश ने शुरू की है। जो भी यहाँ पर हंगामा करेगा और जो भी यहाँ पर संपत्ति का नुकसान करेगा उससे डबल वसूली की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत अच्छा यहाँ पर इनिशिएट लॉन्च किया गया। इससे क्या होगा? इससे जो रैलियों में भर्ती देखने लोग जाते हैं ना, तो वही लोग भर्ती देखने जाएंगे जिनको सही में भर्ती देखने की जरूरत है, या फिर जो सच में भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं। ठीक है ना, बाकी उधम दंगा करने वाले लोग जाएंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक विधेयक प्रस्तुत करके यह योजना पूरी तरह तैयार कर ली गई है। ठीक है, इसे अस्थायी रूप से मध्य प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति संकल्प और वसूली विधेयक 2021 शीर्षक दिया गया है। बाकी क्या योजना है ये हमने आपको बता दिया है। डबल वसूली की जाएगी अगर आप किसी भी सार्वजनिक या फिर निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो नवंबर 2021 में ड्वेन ब्रावो ने T20 विश्व कप 2021 से समापन के बाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। यह निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम का हिस्सा है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, नामीबिया। तो आपको पता है DJ ब्रावो, मतलब कि जो ड्वेन ब्रावो हैं, इन्होंने भी संन्यास लिया है। क्रिस गेल ने भी संन्यास लिया है, और ये दोनों के दोनों खिलाड़ी वेस्ट इंडीज टीम के जो है क्रिकेटर हैं। बहुत एंटरटेनिंग खिलाड़ी हैं दोनों के दोनों, और दोनों ने संन्यास ले लिया है, DJ ब्रावो और यहाँ पर क्रिस गेल ने। देखिए, तो वेस्ट इंडीज के नवंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया के बाद अपना आखिरी T20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद ड्वेन ब्रावो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। बाकी यहाँ पर उनकी पूरी जानकारी दी है, उन्होंने किस स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, कितने रन बनाए हैं। बस आप याद रखिए कि ड्वेन ब्रावो किससे संबंधित है? वेस्ट इंडीज से संबंधित है। क्रिस गेल किस टीम से संबंधित है? वेस्ट इंडीज से संबंधित है। ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बन सकता है। बाकी SSC GD वालों के लिए, UPSI वालों के लिए बता दें कि नवंबर के जो महत्वपूर्ण दिवस है या फिर जो भी महत्वपूर्ण इनिशिएट लॉन्च किए गए हैं, उनके लिए एक अलग से हम वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि नवंबर में आपका एग्जाम हो रहा है। तो जहां तक है नवंबर के दिवस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी लगभग 10 से 20 मिनट बाद हम अपलोड कर देंगे वो वीडियो। SSC GD वाले और UPSI वाले जरूर उस वीडियो को देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू को अंतरिक्ष में भेजा है? जापान, रूस, चीन या फिर भारत? तो नाम देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा गुआंगमू। गुआंगमू किसका नाम हो सकता है भाई? चाइना का नाम है, ठीक है ना। तो चीन का ये उपग्रह है गुआंगमू, जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया है चीन के द्वारा। देखिए कुछ जानकारी। तो चीन ने 5 नवंबर 2021 को उत्तरी साक्सी प्रांत के ताईयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। गुआंगमू नामक उपग्रह को लॉन्ग मार्च 6 वाहक रॉकेट से लॉन्च किया गया, ठीक है। बस आप याद रखिएगा कि इसका नाम क्या है, तो गुआंगमू है। किसने भेजा है? तो चीन ने भेजा है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ISSF प्रेसिडेंट कप के उद्घाटन में मनु भाकर ने किसके साथ में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित जो है टीम में स्वर्ण पदक यहाँ पर जीत लिया? देखिए ये सबको याद रहता है कि मनु भाकर ने यहाँ पर गोल्ड जीता है, लेकिन किसके साथ में जीता है यह प्रश्न पूछ लिया जाता है और यही प्रश्न कठिन बन जाता है। और ऐसे ही प्रश्नों को आपको अटैम्प्ट करना है, क्योंकि आप सक्सेस जंक्शन के साथ में हैं और आपको दूसरों से अलग बनाना हमारा कर्तव्य है। देखिए नाविद अफकारी, जवाद फरोफी, अली दाऊदी या फिर अली रेजा जहान बख्श। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जावद फरोफी के साथ में यहाँ पर मनु भाकर ने जो है मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है ISSF प्रेसिडेंट कप के दौरान। देखिए तो बाकी यहाँ पर पूरी जानकारी दी है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर हम एक एक चीज़ पढ़ाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा मनु भाकर यहाँ पर संबंधित है निशानेबाजी से, ठीक है। नवंबर 2021 में किसानों की सुविधा के लिए उत्तम बीज पोर्टल किस राज्य में शुरू किया गया है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार? आंसर देखते हैं किसने शुरू किया उत्तम बीज पोर्टल। सही आंसर है ए, यानी कि हरियाणा ने यहाँ पर शुरू किया है उत्तम बीज पोर्टल। और याद रखिएगा किसानों से संबंधित जो भी योजनाएं आ रही हैं, जो भी पोर्टल लॉन्च किए जा रहे हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान विद्रोह इस समय चरम पर चल रहा है, ठीक है। तो वहां से प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो हरियाणा में किसानों की सुविधा के लिए उत्तम बीज पोर्टल की शुरुआत की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, याद रखना है, ठीक है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में वर्ष 2020 के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए लोगों में कौन कौन शामिल है? याद रखिएगा प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है। 2021 में जो यहाँ पर पद्म विभूषण के पुरस्कार दिए गए हैं वो 2020 वाले दिए गए हैं। बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप गलती कर सकते हैं। पता चला आपको 2021 वाले ऑप्शन दे दिए और आपसे 2020 वाले पूछे हैं, तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो याद रखिएगा अभी जो पुरस्कार दिए गए हैं वो 2020 के पुरस्कार हैं, 2021 में वितरित किए गए हैं। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पद्म विभूषण सम्मान किसे किसे मिला है? अरुण जेटली, मैरी कॉम, सुषमा स्वराज, एक और दो दोनों या फिर एक दो तीन सभी? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है इसका ई, यानी कि एक दो और तीन सभी, यानी अरुण जेटली, मैरी कॉम, सुषमा स्वराज, इन सभी को जो है यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किया गया है पद्म विभूषण। देखिए तो और कौन कौन से पुरस्कार? तो कंगना रनौत, अदनाम सामी, करण जौहर, एकता कपूर, सुरेश वाडकर, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ठीक है। पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले 7 लोग हैं, अरुण जेटली, मैरी कॉम, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस, ये 4 लोग हैं, 3 लोग और हैं। इस पर एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे, कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिल जाएगी। 2020 का जो ये है पद्म विभूषण वगैरह पुरस्कार जो दिया गया है, उनके ऊपर एक अलग से वीडियो, बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले PV सिंधु, वेणु श्रीनिवासन, जगदीश सेठ, शेरिंग लैंगोल या फिर आनंद महिंद्रा इनमें शामिल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की चंबा चप्पल को भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत सुरक्षा मिलेगी? यानी GI टैग किसे दिया गया है? जो चंबा चप्पल है वो कहाँ की चप्पल है जिसे GI टैग दिया गया है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और लद्दाख? आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश की चंबा चप्पल। और एक मोजा भी होता है हिमाचल प्रदेश का, हिमाचली मोजा, इन्हें जो है GI टैग प्रदान किया गया है, ग्लोबल इंडिकेशन टैग। GI टैग के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के लिए अलग से GI टैग अपलोड किए हैं, भारत के GI टैग अलग से अपलोड किए हैं। अगर आप SSC GD और UPSI देने जा रहे हैं तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, GI टैग वाली वीडियो, जिसमें भारत के सभी GI टैग जो अभी अभी मिले हैं 1 नवंबर से मतलब कि 1 जनवरी से लेकर के नवंबर के बीच में जितने भी GI टैग दिए गए हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, दोनों की अलग अलग सेपरेट वीडियो हमने बना दी है। चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो MP स्पेशल में आपको MP वाला मिल जाएगा और डेली करंट अफेयर में आपको इंडिया वाला मिल जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिए, क्योंकि GI टैग एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर बनेगा, ठीक है। 1 नंबर आप यहाँ से पक्का कर सकते हैं, ठीक है। देखिए
तो हिमाचल प्रदेश के चंबा चप्पल, लाहौल के बने हुए मोजे और दस्तानों को केंद्र सरकार के द्वारा भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार से भौगोलिक संकेत दे दिया गया है, यानी जीआई टैग यहाँ पर दे दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की और क्या क्या चीज़ प्रसिद्ध है, तो कुल्लू शॉल, कांगड़ा चाय, चंबा रुमाल, किन्नौरी शाल, कांगड़ा पेंटिंग, हिमाचली चुल्ली तेल और हिमाचली काला जीरा को भी हिमाचल के पारंपरिक उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग अधिनियम के तहत सुरक्षा दी जाएगी, तो इनको आगे दिया जा सकता है। लेकिन चंबा चप्पल और लाहौली मोजे को अभी हाल ही में दिया गया है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज हमने आपको यहाँ पर कवर करा दिए हैं। अब देखते हैं आज का क्या प्रश्न है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आई एम नॉट मसीहा किसकी पुस्तक का नाम है, जिससे इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे अगली वीडियो में आपका नाम भी आ सके। आगे देखते हैं कि किस किसने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है, उनका नाम भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आई एम नॉट मसीहा किसकी पुस्तक का नाम है, इन्होंने कोविड-19 के दौरान बहुत मदद की थी। ये एक अभिनेता हैं और मेरे हिसाब से इनको कोई ना कोई अलंकरण पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए था। इन्होंने इतनी मदद की है कोविड-19 के समय लोगों में, ठीक है। चलिए देखते हैं किसने यहाँ पर लास्ट प्रश्न का आंसर किया था। तो देखिए, पिछले प्रश्न का सही आंसर है एम वेंकैया नायडू। हमने आपसे पूछा था कि भारत के राज्यसभा के सभापति कौन है, एम वेंकैया नायडू है। किस किसने आंसर दिया है, तो माया वर्मा वेंकैया नायडू, एस्पिरेंट एमपीपीएससी वेंकैया नायडू, धर्मेंद्र सूर्या वेंकैया नायडू, पूजा दांगी ने भी वेंकैया नायडू बताया है। उसके बाद में जीवन डांगर ने भी यहाँ पर वेंकैया नायडू बताया, परीक्षा घर ने वेंकैया नायडू बताया है, नॉलेज जंक्शन ने यहाँ पर थैंक यू सर कहा है, नॉलेज जंक्शन ने आंसर भी दिया है। उसके मालती आर्य ने भी थैंक यू सर जी कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। साथ ही साथ में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो ये देखिए टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी आज की पीडीएफ जो है आपको अभी थोड़ी देर बाद ही अपलोड कर दी जाएगी। तो आज की पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और पुरानी सभी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो जीआई टैग हो, चाहे वो अभी पुरस्कार जो वितरित किए गए, अर्जुन पुरस्कार, नई नियुक्तियाँ, ये सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम। जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।